प्लीज। बस अब सुन पा रहे हैं ना? ठीक है, बिल्कुल साफ सुन पा रहे हैं। ओके, बहुत अच्छा। मैं सबका धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आपने इस मंच पे बोलने का मौका दिया। तो मैं बात पे ही आती हूँ। डोगरी डोगरों की भाषा है जिनकी वीरता, बहादुरी और राष्ट्र प्रेम का लोहा संपूर्ण देश मानता है, और जिनकी कलाकारिता और कला प्रेम पहाड़ी पेंटिंग्स के रूप में विश्व विख्यात है। ये भारतीय परिवार की भारतीय आर्य शाखा की आधुनिक भाषा है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, वैदिक एवं लौकिक संस्कृत से सुनिश्चित है। डोगरी भाषी प्रदेश को डुग्गर नाम से जाना जाता है, जिसकी पृष्ठभूमि में द्विगर्त, डूंगर और दुर्गर शब्दों की भूमिका प्रमुख समझी जाती है। किंतु ध्वनि परिवर्तन के नियम के औचित्य को ध्यान में रखते हुए विद्वानों ने दुर्गर शब्द से समीकरण के कारण दुग्गर और फिर इससे संस्कृत से मूर्धन्यीकरण के कारण डुग्गर शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। इस दुर्गर शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख हमें 11वीं शताब्दी के चंबा कॉपर प्लेट्स में मिलता है, जिसे रावी और चिनाब प्रदेशों के बीच के इलाके का वाचक माना गया है। डोगरी के विषय में सर्वाधिक प्राचीन उल्लेख 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में यानी 1317 ईस्वी की अमीर खुसरो की प्रसिद्ध कविता में मिलता है। सिंधी और लाहौरी और कश्मीरी और डुग्गर। यहाँ डुग्गर से अभिप्राय दुग्गर प्रदेश से है, और डुग्गर की भाषा डोगरी से है, जिसका क्षेत्र कश्मीर और लाहौर के बीच पड़ता है। इलियट ने अपनी पुस्तक इलियट्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अमीर खुसरो के इस पद्यांश की व्याख्या करते हुए डुग्गर को कश्मीर और लाहौर के बीच का क्षेत्र माना है। जहां तक डोगरी भाषा की लिपि का प्रश्न है, तो डोगरी भाषा की अपनी लिपि है, जिसे डोगरा अक्षर अथवा डोगरे माना जाता है। ये शारदा लिपि से विकसित टाकरी अथवा टकरी अक्षरों से पर आधारित है। महाराजा रणवीर सिंह के शासन काल में इस लिपि में संशोधन किया गया था, और लेकिन उसके बाद कुछ एक कारणों के कारण, ये सरकारी और अन्य कारणों की वजह से इस लिपि का प्रचलन 19वीं शताब्दी के आगे नहीं जा सका। फलस्वरूप प्राचीन काल से चला आ रहा हिसाब किताब एवं बही खाता इस लिपि में चलता रहा, लेकिन साहित्य रचना के लिए फारसी और देवनागरी लिपियों में छिटपुट प्रयास होना आरंभ हो गए। किंतु 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में देश भर में चल रही स्वतंत्रता आंदोलन की लहर ने स्थानीय लेखकों को अपनी भाषा में साहित्य सृजन की ओर प्रेरित किया, और इस दौर के साहित्य सृजन की विशेष बात ये थी कि इसने डोगरी लिपि के बजाय राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से देवनागरी लिपि को अपनाया। फलतः आज लगभग समूचा डोगरी साहित्य देवनागरी लिपि में लिखा जा रहा है। जहां तक डोगरी भाषा में साहित्य रचना का प्रश्न है, ये परंपरा चाहे बहुत पुरानी नहीं मिलती। 16वीं शताब्दी में मानक चंद और 17वीं शताब्दी के गंभीर राव के चिटपुट काव्य बंध जो है हमें ये इस भाषा में मिलते हैं। पर जहां तक लोक साहित्य की परंपरा का प्रश्न है, ये एक समृद्ध और लंबी परंपरा के रूप में मौजूद है। लोक गीतों का भरा पूरा भंडार है, जिसमें जीवन का हर पहलू मुखरित है, के साथ साथ डोगरी लोक गाथाएं, लोक कथाएं, लोक नाटक, मुहावरों, लोकोक्तियों एवं बुझारतों की समृद्ध विरासत लोक मानस के सूक्ष्म एवं गहन अनुभवों के साथ साथ भाषा प्रयोग में उनकी दक्षता की परिचायक है। एक दृष्टि से देखा जाए तो डोगरी लोक साहित्य में विषय और कलागत विविधता, प्रौढ़ता और समृद्धि इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि डोगरी में सशक्त साहित्य सृजन होता रहा, किंतु इसे अज्ञानता माने अथवा परिवेशगत व्यवस्था कि ये साहित्य लिखित साहित्य की श्रेणी में नहीं आ सका, और मौखिक परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी लोक विरसा बनकर लोक समाज में जीवित रहा। अतः डोगरी में लिखित साहित्य की परंपरा 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी ईस्वी में जाकर प्रारंभ होती है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक डोगरी साहित्य सृजन में निरंतर रवानगी और प्रौढ़ता नहीं आ सकी। बीच बीच में छिटपुट प्रयास अवश्य होते रहे, लेकिन 1940 के दशक में डोगरी में साहित्य सृजन की नियमित धारा प्रवाहित हो पड़ी, जिसका मुख्य कारण था
भारतवर्ष के समूचे राज्यों एवं भूखंडों में अपनी अपनी भाषा और संस्कृति के विषय में जन चेतना की लहर का दौड़ना। इस लहर ने डुग्गर के कवि लेखकों जो हिंदी, उर्दू, पंजाबी आदि में अन्य भाषाओं में लिख रहे थे, उन्हें प्रभावित किया और अपनी मातृभाषा डोगरी का ऋण चुकाने के लिए प्रेरित किया। प्रतिबद्धता और कर्मठता की इस तीव्र भावना के फलस्वरूप 1944 में एक स्वयंसेवी संस्था डोगरी संस्था की स्थापना की गई। इस साहसी एवं क्रियाशील संस्था के उद्यमों के परिणाम स्वरूप डोगरी साहित्य सृजन की अजस्र धारा ने आज लगभग 7 दशकों की यात्रा तय कर डोगरी भाषा एवं साहित्य को वह स्थान दिलवाया जिसकी ये बहुत देर पहले से हकदार थे। आज यदि हम डोगरी साहित्य का आकलन करें तो मात्रा एवं गुणात्मक दोनों दृष्टियों से ये देखकर संतुष्टि होती है कि साहित्य की हर विधा में अच्छे प्रयास हो रहे हैं। कविता के विविध रूपों, स्वच्छंद कविता, छंदबद्ध कविता, लंबी कविता, गीत, चपंक्ते, दोहे, त्रोटक, भाक, छंद, टप्पे, क्षणिकाएं, महाकाव्य, खंड काव्य, लघु काव्य आदि के अतिरिक्त कथा, उपन्यास, नाटक, एकांकी, गद्य साहित्य में निबंध, संस्मरण, यात्रा लेख, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा विविध रूपों में साहित्य रचा जा रहा है। सानिट तथा हाइकू जैसे विदेशी काव्य रूपों में भी डोगरी काव्य जगत को समृद्धि प्रदान की है और गजल ने तो डोगरी साहित्य में काफी लोकप्रिय स्थान बना लिया। साहित्य अपने युगी समाज का परिचायक होता है, उससे अभिन्न रूप से संपृक्त रहता है। हमारे सुख दुख, आशा निराशा, हमारी सोच, मानसिकता, हमारा रहन सहन, धर्म, संस्कृति अर्थात हमारा समूचा जीवन दर्शन साहित्य में अनुप्राणित रहता है। डोगरी साहित्य भी अपनी समसामयिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि सभी प्रकार की परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करने में अहम भूमिका निभाता रहा है। यदि आधुनिक डोगरी साहित्य की विभिन्न विधाओं में प्रतिबिंबित प्रवृत्तियों की ओर ध्यान दिया जाए तो राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के साथ साथ नारी की सामाजिक स्थिति, नारी शोषण एवं नारी में अपने सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूकता, गरीब और दलित वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक शोषण और उन्हें इस शोषण के प्रति सचेत करने तथा सरमायादारों और सामंतवादी शक्तियों की मनमानी नीतियों एवं असंगतियों पर कटाक्ष जैसी प्रवृत्तियां प्रमुख रही हैं। ये तथ्य है कि आधुनिक डोगरी कविता का जन्म सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक संकट के दौर में हुआ अथवा आंतरिक एवं बाह्य युद्धों, अस्त व्यस्त परिवेश में। 1947 के ऐतिहासिक वर्ष से लेकर 20वीं शताब्दी के अंत तक इस प्रदेश को पड़ोसी देशों चीन व पाकिस्तान के कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, 1980 के दशक में पहले पड़ोसी राज्य पंजाब की उग्रवाद की समस्या से, फिर इसी दशक के अंत में अपने ही राज्य के विभिन्न अंग कश्मीर प्रांत से व्यापक आतंकवाद की भयानक आग से डोगरी भाषी प्रदेश भी बिना झूठ से नहीं रहा। अतः राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां हर काल की डोगरी कविता में अपेक्षित रही, चाहे आंतरिक कला की शांति के लिए या फिर विदेशी आक्रमणों से निपटने हेतु। डोगरी कविता की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव, गरीबों और दलितों के शोषण तथा समाज में नारी की अवहेलना एवं प्रताड़ना के विरुद्ध जनमानस में चेतना जगाने संबंधित रही और इस समय भी लिखी जा रही डोगरी कविता में ये प्रवृत्तियां प्रमुख हैं, चाहे किन्हीं भिन्न कारणों के लिए। अधिकांश कवि, जिनमें दीनूभाई पंत, रामनाथ शास्त्री, शंभुनाथ शर्मा, केरी सिंह मधुकर, वेदपाल दीप, यश शर्मा, तारा मैलपुरी, मोहनलाल स्पोलिया, शिवराम, प्रकाश प्रेमी, अभिशाप आदि मुख्य हैं। इन प्रवृत्तियों को मुखरित करने में भी अग्रणी रहे। चनैनी के राजा भोली मासूम जनता पर ढाए जाने वाले अत्याचारों से छुटकारा पाने, बगावत का सुर मुखरित करते हुए डोगरी जनवादी कवि दीनूभाई पंत की कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। तू ही बस पापी हम दूर चले, तेरे जुल्मों से होकर मजबूर चले। समाज द्वारा विधवा नारी को तिल तिल जल जीवन काटने की व्यवस्था पर प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री निम्न काव्य पंक्तियों में कटाक्ष का स्वर इस प्रकार मुखरित करते हैं। ये पंक्तें दी विधवा नू है, मेरे दिए बालन जंदी, रोज तला दी डंडी रोदा,
जलदा जोबन सालन जलती। डोगरी कवि दीनू भाई पंत डुग्गर नारी को इस प्रकार तिल तिल कर जलते नहीं बल्कि स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता के गुणों से भरपूर चाहते हैं, देखना चाहते हैं। गुजरी नामक कविता में कवि के भाव इस प्रकार से हैं। कर कमाइए खाती पीती ये नहीं सुनने की बांती, ये सीता नहीं कारे बजदी रावण दी छाती पर गजती। जहां तक डोगरी कथा साहित्य का प्रश्न है, डोगरी कहानी का जन्म 1947 के ऐतिहासिक वर्ष में हुआ। पहला पुल नामक कथा संकलन के प्रकाशन से बीपी साठे ने इस विधा का निर्देश किया। यद्यपि इस संकलन की कथाओं को लोक कथा की शैली से प्रभावित कहा गया है, लेकिन ये तथ्य है कि आधुनिक सोच की प्रवृत्ति डोगरी कहानी को अपने जन्म के साथ ही प्राप्त हुई। इस संकलन की कहानी कुड़मे दा लामा, मंगते दा घराट, सहारा, दोहरी जैसी कहानियों में नारी विमर्श एवं हिंदू मुस्लिम सौहार्द की ज्वलंत मिसाल कहा जा सकता है। इसी प्रकार कास्तू दा काला तितर एक कविता दा अंत टहलन आले काले हथ तारे दी लो जल्ली दुध लो जहर फिंगरा सीट नंबर 19 सलामती ताई चक्रव्यूह हथा दी लोटी करफ्यू एक फट के पछ नाली ते कीड़े व्यापारी मलाटी ते चिट्ठी पुआर परछावे मनार दरिया ते राजनाथ चांदनी दा सेक लता दित्ते दे मारतंड बदनामी दी चां और के करती दिर थुआड़ी टिब्बा मिये दी बाड़ी आदि कहानियां यदि एक और नारी की सामाजिक स्थिति का अति सूक्ष्म चित्रण करते हुए नारीवादी प्रवृत्ति की पुष्टि करती हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न संप्रदायों के लोगों में परस्पर सौहार्द की चिंता करते हुए आतंकवाद विरोधी प्रकृति को मुखरित कर रही हैं, और तीसरी ओर जनसाधारण के सामाजिक राजनीतिक शोषण की पीड़ा से आहत होकर मानवीय संवेदना का दीप प्रज्वलित करने का दायित्व निभाते हुए आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार 1960 ईस्वी में प्रकाशित होने वाले प्रारंभिक तीनों उपन्यास शानो, धारा ते तूड़ा तथा हार बेरी और पत्तन ग्रामीण डोगरा समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए गरीब तथा दलित वर्ग के शोषण का मार्मिक चित्रण करते हैं। वहीं वहां डुग्गर में व्याप्त सामंतवादी शक्तियों के अत्याचारों, लूट खसूट, अंधेर गर्दी तथा व्यवस्थागत अराजकता, नारी के शारीरिक एवं मानसिक शोषण और उसकी दयनीय स्थिति का मुंह बोलता प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार देशबंधु डोगरा नूतन के उपन्यास डुग्गर के ग्रामीण पहाड़ी प्रदेश का आंचलिक चित्रण कर समाज में नारी वर्ग को दी जाने वाली यातनाओं का हृदय स्पर्शी चित्र अंकित करते हुए शाहूकारों, सामंतों, पुलिस अधिकारियों, पंचों, सरपंचों, राजनीतिक पार्टियों और नेताओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करते हैं। दूसरी ओर ओपी शर्मा सारथी के उपन्यास समाज के नागरिक जीवन का मंथन करते हुए धूर्त नेताओं, अफसरों एवं अन्य जालसाजों द्वारा जनसाधारण को गुमराह कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने जैसी नीतियों पर व्यंग बाण साधते हैं। अन्य विधाओं की भांति डोगरी नाटक साहित्य भी समाज को अभिव्यक्ति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सर्वप्रथम डोगरी नाटक जो 1935 में रामनगर जैसे पहाड़ी गांव में खेला गया, प्रगतिवादी दृष्टिकोण का अहम दस्तावेज कहा जा सकता है। गरीब और दलित वर्ग के लोगों का कथित देवस्थानों के पाखंडी पुजारियों, पंचों, सरपंचों जैसे संपन्न लोगों द्वारा शारीरिक, मानसिक एवं अन्य कई प्रकार के शोषण से यहाँ पर्दाफाश करना समय के समाज का आसान काम नहीं था, जो विश्वनाथ खजूरिया जैसे नाटककार ने लोक मंच पर अभिनय के द्वारा प्रस्तुत कर ढोंगी, पाखंडी, धोखेबाज एवं धूर्त लोगों के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। भले ही इसके बदले उन्हें काम द्वारा हुक्का पानी बंद किए जाने का दंड भुगतना पड़ा, और फिर 1948 में टिकरी नाम के गांव में प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री के नाटक बाबा जित्तो ने वह भूमिका निभाई जिससे समूचा किसान समाज उत्साहित हो जागीरदारों के अत्याचारों एवं जागरूक हो उठा। इसके पश्चात दीनूभाई पंत द्वारा लिखित नाटक सरपंच ने भी डुग्गर के महान लोकनायक रणपत के निडर, निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण चित्रण का तत्कालीन डोगरा समाज में व्याप्त जागीरदारी प्रथा के अत्याचारों और धांधलियों पर ऐसा तीखा कटाक्ष किया कि जनसाधारण की सोच को झकझोर कर रख दिया।
ये नाटक इतना लोकप्रिय हुआ कि उसी समय लगभग 200 बार इसका मंचन किया गया। डोगरी नाटक साहित्य में ये सबसे अधिक योगदान नरसिंह देव जम्वाल का रहा। अतः उनके नाटकों में जहां पौराणिक आख्यानों के द्वारा सामाजिक चित्रण किया गया, वहीं वर्तमान समाज की कहावतों को निशाना बनाकर मनुष्य की मानसिकता में घर कर चुकी परिस्थितियों की ओर विकसित किया गया। एकांकी साहित्य में भी डोगरा समाज की विभिन्न स्थितियों परिस्थितियों को उजागर करते हुए दर्शक पाठक वर्ग में चेतना जगाने की। अंततः ये कहना अतिशय न होगा कि डोगरा समाज में भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न पैदा होती रही और साहित्य की प्रत्येक विधा इन परिस्थितियों का बखूबी अंकन करती रही। फलस्वरूप भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां जन्म लेती रही। ना तो कोई काल विशेष किसी प्रवृत्ति के साथ जुड़ा रहा, ना ही कोई लेखक विशेष किसी प्रवृत्ति के साथ बंध पाया। तथापि ये बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि डोगरी साहित्य में प्रगतिवादी रुझान या प्रवृत्ति प्रारंभ काल से ही मुखरित रही। यही कारण है कि इसमें नारीवादी सोच की प्रवृत्ति, राष्ट्रवादी सोच की प्रवृत्ति, सामंती और जगीरदारी प्रथा के विरुद्ध क्रांतिकारी सोच की प्रवृत्ति एवं मौजूदा समाज में मनुष्य के नैतिक पतन पर चिंता व्यक्त करने की प्रवृत्ति आदि प्रवृत्ति समुच्चय बनकर डोगरी साहित्य को अनुप्राणित कर रही है। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, बहुत नॉलेजेबल लेक्चर। थैंक यू आपका भी।